नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम मूल अधिकारों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बातें हो रही थी। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक, इनका सामान्य परिचय यानी मूल अधिकारों के आर्टिकल 12, 13 इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके बारे में सामान्य बातचीत हमने कर ली थी। आर्टिकल 12 राज्य, आर्टिकल 13 यानी जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। इस प्रकार से हमने सभी आर्टिकल 35 तक का यानी 12 से 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं सब का शॉर्ट में परिचय ले लिया था। अब हम शुरू करते हैं एक एक आर्टिकल का पूरा विश्लेषण, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। पिछली क्लासों में जो देखा वो सिर्फ उनके याद करने का एक तरीका है, यानी पूरा आर्टिकल एक साथ में याद होता नहीं है, तो उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको याद कर लिए जाते हैं। पहले कीवर्ड याद होने के बाद में आर्टिकल अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। और जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं इनको थोड़ा ज़्यादा गहराई से अध्ययन करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी शायद ही एग्ज़ाम हो जिनमें इन दोनों भागों यानी आर्टिकल ये मूल अधिकारों वाले और नीति निर्देशक तत्व वालों में से कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो। शायद ही कोई एग्ज़ाम है, यानी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम एक एक अनुच्छेद का विश्लेषण करेंगे। छोटी छोटी क्लासों में जितने भी आर्टिकल होते हैं, जैसे किसी क्लास में 2 आर्टिकल पूरे होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। बड़ा आर्टिकल तो हो सकता है उसमें टाइम भी लग जाए। तो अब इसका हम एक एक क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से शुरू कर लें। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा ये तो अपने पहले याद कर लिया कि राज्य की परिभाषा दे रखी है, लेकिन राज्य की परिभाषा है क्या, राज्य कौन कौन है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो, राज्य शब्द कई जगह पढ़ते हैं हम संविधान में। अपना जो संविधान है उसके अंतर्गत राज्य कई जगह पर आता है। जैसे और ऐड कर लूं मैं, आर्टिकल 1 है, उसमें भी राज्य नाम काम में आता है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, उसमें भी राज्य नाम दिया हुआ है, लेकिन वहां परिभाषा नहीं दे रखी है। यहां राज्य का क्या मीनिंग है, एक एक की चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल 12 में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यहां भी राज्य दिया हुआ है कि यहां राज्य की परिभाषा क्या है। उसके बाद में एक आर्टिकल आगे आएगा 36, यानी जो नीति निर्देशक तत्व आएंगे उसमें आर्टिकल 36 है, वहां पर भी राज्य की परिभाषा की बात की गई है, राज्य शब्द यूज किया गया है। उसके बाद में एक आर्टिकल आता है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है, वहां पर भी राज्य शब्द का कुछ उल्लेख कर रखा है। एक राज्य शब्द हमें पढ़ते हैं देश के लिए, किसी कंट्री के लिए राज्य शब्द प्रयोग करते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। इनका थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इनमें क्या अंतर है। ये राज्य शब्द सभी की जगह स्टेट शब्द यूज किया जा रहा है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन क्या अंतर है उसकी चर्चा कर लें। यहाँ जो आर्टिकल 1 में राज्य शब्द दिया गया है वो प्रांत के लिए दिया गया है। प्रांत जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये प्रांत हैं, यूनिट्स हैं, सेंटर की यूनिट्स हैं, इनके लिए राज्य शब्द प्रयोग किया गया है। यानी यहां देश के लिए न होकर राज्य प्रांत के लिए प्रयोग किया गया है। यूपी, बिहार ये सभी प्रांत हैं, इनके लिए इसका प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में। तो यहां प्रांत अलग हैं और यूनियन टेरिटरीज अलग हैं, इन दो को बांटा गया है। इस आर्टिकल में यही तो बताया गया था आर्टिकल 1 में क्या क्या है। पहले तो नाम था भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या शामिल होंगे, तो उसमें राज्य शामिल होंगे, उसमें यूनियन टेरिटरीज शामिल होंगी और उसमें अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। इनके बारे में हमने चर्चा कर दी। तो यहां जो राज्य शब्द है वो प्रांत के लिए है। आर्टिकल 54 में राज्य शब्द आता है। राज्य कैसे आता है कि आर्टिकल 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का, 52 में होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 52 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। आर्टिकल 53 है इसी से संबंधित कि ये राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की जो भी कार्यपालिक शक्तियां वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। उसी के आगे दिया हुआ आर्टिकल 54 जिसमें निर्वाचन मंडल दिया हुआ है, और 55 में दे रखा है निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। निर्वाचन मंडल के अंतर्गत दिया हुआ है कि निर्वाचन मंडल का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग डाले, ये वोट डालेंगे। इसमें शब्द दिया हुआ है कि राज्य के देश की जो संसद है उसके निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे दिया है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य की विधानसभा यहाँ जो शब्द दे रखा है उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों शामिल होती हैं। उसमें यहाँ जो राज्य दे रखा है उसमें राज्य भी शामिल होते हैं जिसको हम प्रांत बोलते हैं, और साथ में यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होती हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरीज? जिसके अंतर्गत विधानसभा होती है। जैसे दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें विधानसभा है। एक पुडुचेरी, इसमें भी विधानसभा है। अब एक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। यानी यहां जो राज्य शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, वो यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभा होती है, वो दोनों चीजें इसमें शामिल है। यहां केवल प्रांत है, यहां पर प्रांत और यूनियन टेरिटरीज दोनों शामिल है। अब आगे बात कर लें हम इस राज्य की, तो ये तो एक बड़ी व्यापक अवधारणा है। देश के लिए किया जाता है, ये प्रांत के लिए नहीं है, किसी देश के लिए शब्द यूज किया जाता है, जिसके 4 अंग माने गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें जनसंख्या होती है, भूभाग होता है, संप्रभुता और सरकार होती है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाद में कभी चर्चा करेंगे, इसका बड़ी क्लासें बनेंगी। अब हम बात करें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 की, क्योंकि हमारा टारगेट तो 12 है केवल, लेकिन राज्य शब्द बार बार आ रहा है तो हम कंफ्यूज खुद ही होते हैं कि राज्य क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर राज्य किसको कहेंगे, तो ये क्लियर करना जरूरी है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत राज्य प्रांत के लिए है। आर्टिकल 54 में प्रांत और ये यूनियन टेरिटरीज जिसमें विधानसभाएं हैं वो होती हैं। ये राज्य है, ये देश के लिए यूज किया जाता है, कोई भी कंट्री के लिए राज्य शब्द राजनीति में राज्य बोलते हैं देश को। एक राज्य ये 36 के अंतर्गत भी है। 36 में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। ये तो भाग 3 का है और ये भाग 4 है। संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार है और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो 36वां आर्टिकल है वो भाग 4 में है। तो इसमें 36 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में राज्य का अर्थ है, यानी आर्टिकल 12 में जो है वही अर्थ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की। अलग अलग राज्यों की हमने बात कर ली, संविधान में जो जो नाम दिए हैं। अब आर्टिकल 12 की चर्चा करें। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। यहां पर राज्य किन को माना गया है, तो संविधान के बेर एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि राज्य शब्द जो यहां यूज किया जा रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। एक तो भारत की सरकार, भारत सरकार राज्य मानी जाएगी, और भारत सरकार व संसद। अब देखो यहां राज्य क्यों नाम लिखना पड़ रहा है अपन को, इसका कारण है कि मूल अधिकारों में बार बार राज्य नाम आएगा। कैसे? राज्य किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहां राज्य कौन है इसके बारे में बताया गया है कि इस भागों में जहां राज्य आएगा 3 और 4 में, वहां राज्य कौन होगा। एक तो भारत की सरकार राज्य मानी जाएगी, भारत की सरकार व संसद, यानी भारत की सरकार और भारत की संसद इनमें जो अधिकार दे रखे हैं उनसे वंचित नहीं करेगी किसी को। अगला दे रखा है राज्यों की सरकार, राज्य की सरकार व राज्यों के विधानमंडल। राज्यों की सरकार व राज्यों के विधानमंडल, ये भी सरकार राज्य की परिभाषा में आएंगे। विधानमंडल क्यों लिखा, विधानसभा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कई राज्य हैं उनमें 2-2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद 2 हैं, इस वजह से विधानमंडल लिख दिया गया है। यानी राज्य में भारत सरकार और संसद होंगे, राज्यों की सरकार और राज्य के विधानमंडल होंगे। और कौन होगा शामिल, आगे दे रखा है कि स्थानीय प्राधिकारी, जितने भी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी होते हैं वो राज्य में ही शामिल होते हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी,
सभी स्थानीय प्राधिकारी कौन से होते हैं? स्थानीय जो अपने यहाँ ग्राम पंचायत होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, जिला परिषद होता है, पंचायत समितियाँ होती हैं, और जो अन्य प्राधिकारी की जैसे इसी में आ जाते हैं ये जो अपने यूआईटी और जेडीए वगैरह जो बना रखे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अन्य प्राधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। अन्य प्राधिकारी नाम जोड़ा गया है, इसका कारण ये है कि ये टाइम टाइम पर जुड़ते जाएंगे। अन्य प्राधिकारियों में वर्तमान में कौन कौन शामिल रहते हैं, इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो जितने भी सरकारी उपक्रम, सरकारी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, वो सारे अन्य प्राधिकारियों में शामिल होते हैं। सरकारी गवर्नमेंट की कंपनियां कौन कौन सी हैं? जैसे बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें भी ये नियम लागू होगा, ये भी राज्य माना जाता है। और जैसे जितने भी ये एयरलाइन तो अब प्राइवेट हो गया, प्राइवेटों पर ये लागू नहीं होते हैं। इसके साथ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी ये लागू होता है, वो भी अन्य प्राधिकारियों में शामिल होते हैं। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन से शामिल होते हैं? भारत सरकार और संसद शामिल है, राज्य की सरकार है और राज्य के विधानमंडल हैं। सभी जितने भी स्थानीय प्राधिकारी होते हैं वो राज्य की श्रेणी में आते हैं, और अन्य प्राधिकारी जिनको समय समय पर सरकार या ये न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया जाता है, वो भी अन्य प्राधिकारियों में शामिल होते हैं। अब ये बात हो गई आर्टिकल 12 की परिभाषा। अब इसी प्रकार से आर्टिकल 36 पढ़ेंगे, उस टाइम भी ध्यान रखना, आर्टिकल 36 में भी ये ही परिभाषा है। आर्टिकल 36 में ये लिखा हुआ नहीं है, आर्टिकल 36 में केवल ये लिख दिया गया है कि ये राज्य की परिभाषा का वही है अर्थ, राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 में राज्य का अर्थ दिया हुआ है। राज्य में कौन कौन शामिल है? राज्य सरकार है, संसद है, ये भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये सभी राज्य में शामिल होते हैं। इस प्रकार से राज्य की बात आ गई। अभी अगला आर्टिकल शुरू करते हैं, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा कर ली। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मूल अधिकारों के जो भी असंगत विधियां होती हैं और मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियों का इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों के असंगत व इनको अल्पीकृत करने वाली, यानी इनको कम करने वाली, अल्पीकृत करने वाली, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो भी विधियां बनाई गई हैं इनको अल्पीकृत ना कर सके, मूल अधिकारों को अल्पीकृत ना कर सके, इन विधियों का जिक्र कर रखा है इसमें अल्पीकृत करने वाली विधियां कैसे? इसमें 3-4 तरीके की विधियां बताई गई हैं। यानी विधियां जो कानून हम बनाते हैं जो पहले से प्रवर्त में है, यानी हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 से पहले कानून बने हुए थे, तो जो संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वो तो मोटे मोटे नियम थे। पूरे जो नियम सारे बने हुए होते हैं वो पहले से जो बने हुए वो भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं वो नियम, ऐसा नहीं कि आज सारे खत्म हो गए हैं। तो जो पहले से चले आ रहे कानून हैं उनको पूर्व से प्रचलित प्रवर्त विधियां बोल सकते हैं। उनको प्रवर्त विधियां, वो विधियां जो पहले से चली आ रही हैं। प्रवर्त विधियां हैं जो कानून यानी हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले की जो विधियां हैं वो यदि पहले से चली आ रही विधियां हैं, वो यदि मूल अधिकारों का विरोध करती हैं या मूल अधिकारों को कम करती हैं तो ये विधियां शून्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए पहले कोई नियम बना हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति के विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। मान लीजिए कोई कानून बना हुआ था, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसा मान लीजिए कोई कानून बना हुआ था। लेकिन बाद में जब मूल अधिकार दे दिए गए और उसमें अधिकार दे दिया गया कि आपकी मर्जी चाहे जितना बोलो, कुछ कंडीशन लगाकर,
इसके लिए यदि पहले वाला कानून बोल रहा है कि आप नहीं बोल सकते और नया जो मूल अधिकार अपन को दिया हुआ ये बोलता है कि आप बोल सकते हो, तो इस नियम के तहत इसमें यह बताया हुआ है कि वो पीछे वाला जो कानून बना हुआ है वो जीरो हो जाएगा। कभी? जब ये नया कानून लग जाएगा, यानी पीछे का कानून जीरो माना जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा अब। कब तक? जब तक ये नए कानून रहेंगे। ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया हुआ है, 13(1) में लिखा हुआ है। उसके बाद में पूर्व प्रवर्त जो विधियां हैं उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद में दे दिया कि अब कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी, अब आगे भी कोई ऐसी विधि राज्य नहीं बनाएगा, यानी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध या कमी आती हो, यानी मूल अधिकार कम होते हो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। देखो, दो तरीके की विधियां हो गई। एक तो पहले से चली आ रही विधियां हैं। अब आप सोच रहे हो कि पहले से चली आ रही विधियां वो तो खत्म हो गई क्योंकि संविधान ही नया बन गया। संविधान नया बना है, कानून पूरे चेंज नहीं हुए हैं। दंड संहिता है वो पिछली चली आ रही है, आज भी उसके नियम चल रहे हैं। सारे नियम पूरे चेंज नहीं हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम के नियम बहुत चल रहे हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि संविधान आ गया तो सारे नियम बदल गए, सारे नियम नहीं बदलते हैं, धीरे धीरे टाइम के अनुसार चेंज होते हैं। तो उस टाइम ये बताया गया कि यदि पीछे का कोई कानून चल रहा है और वो मूल अधिकारों के खिलाफ है तो मूल अधिकार कम नहीं होंगे, वो विधि ही कम हो जाएगी, विधि वहां तक जीरो हो जाएगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तो पहली बात तो ये पिछले कानून के लिए। अब दूसरी बात ये बता दी कि नया कानून नहीं बनाया जा सकता। कैसा कानून नहीं बनाया जा सकता? जो मूल अधिकारों को कम करता हो। यह बात इस 13(2) में कही गई है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या उसको खत्म करता हो, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। दो बातें, पहले में विधि जो पीछे से चली आ रही है वो छुप जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी, और आगे इसमें बताया गया है कि कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी। ये दो बातें आर्टिकल 13 में लिखी हुई है। तीसरी बात और लिखी हुई है इसमें। तीसरी बात क्या लिखी हुई है देखते हैं अभी। अब जो बार बार हम विधि शब्द यूज कर रहे हैं, प्रवर्त विधियां यानी पहले से चली आ रही विधियां, और ये विधि शब्द हम यूज करें तो इसमें क्या क्या आते हैं शामिल, कौन कौन शामिल है? विधि का मतलब क्या हो गया? तो यहां 3 में विधि शब्द का उल्लेख कर रखा है। इसमें बताया गया है कि कोई भी कानून है वो भी विधि होगा, कोई भी आदेश है वो भी विधि होगा, कोई भी अध्यादेश है यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी आदेश जारी करते हैं उसको अध्यादेश बोलते हैं, जो संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा पास नहीं करवाया हो उसको अध्यादेश बोलते हैं। कोई भी कानून, आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपविधि, ये सारी विधि के अंतर्गत ही आएंगे। प्रथा या रूढ़ि, यानी रूढ़ि भी इसी के अंतर्गत आएगी, रूढ़ि या प्रथा। अब आप कहोगे रूढ़ि या प्रथा कोई कानून थोड़ा होता है, रूढ़ि या प्रथा भी कानून ही होता है। समाज में जो चली जा रही है परंपराएं वो प्रथा एक कानून का ही रूप होती है, कानून को सिर्फ वैलिडी नहीं मानते। तो ऐसी कोई भी रूढ़ि नहीं चलेगी जो कानून का हनन करता हो, ऐसी कोई भी प्रथा नहीं चलेगी। इसके बारे में बताया गया है। और इसी में 2 भाग करके एक में है विधि के तहत ही आएगी प्रवर्त विधियां। प्रवर्त विधियां यानी पहले से जो चली आ रही हैं वो विधियां ही इसी के अंतर्गत शामिल होगी। यानी जो भी कोई सरकार या संस्था, सरकारी संस्था आदेश जारी करती है वो विधि मानी जाएगी। कोई भी सरकार, संस्था विधि नियम बनाते हैं कोई, वो भी विधि मानी जाएगी। उपनियम बनाए जाते हैं, उस नियमों के नीचे और जोड़ दिए जाते हैं, ऐसा भी वो विधि ही मानी जाएगी। यानी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, इनमें से कोई सा भी आदेश या इस प्रकार का कोई जारी नहीं करेगा। ये किसका नियम है? विधियों के तहत। अब इसके अंतर्गत आगे और दे दी एक चीज, इसमें एक चीज और दे दी। ये तो पहले से संविधान में जुड़े हुए थे, उसके बाद में कुछ केस चले हैं, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो एक केस आया था गोलकनाथवाद, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का 1967 में एक केस आया, उसकी चर्चा हम डिटेल से भी कर लेंगे। उसमें यह दे दिया कि जो संविधान संशोधन होता है वो भी विधि ही होती है, और उसके तहत संविधान में दे दिया कि विधि के तहत मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, और बता दिया कि संविधान संशोधन भी विधि है। कब बताया? 1967 में।
गोलकनाथ केस में ये बता दिया कि विधि ये मूल ये संविधान संशोधन भी विधि ही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इस मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार इतने पवित्र हो गए हैं कि इनको छुआ भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और उसमें जोड़ दिया गया इसका 3 और ये अगला भाग 4 जोड़ दिया गया। और 4 में क्या लिख दिया गया कि संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है वो विधि नहीं होती है। संविधान संशोधन विधि नहीं होती है। इसका मतलब यह हो गया कि संविधान संशोधन है वो इस भाग से लागू संबंधित नहीं है। संविधान संशोधन करके जो भी कार्य किए जाएंगे वो इस भाग से संबंधित नहीं होंगे, वो अलग ही होगा। इसका रीजन क्या होगा कि ये जो विधि कानून नियम और उपनियम बनाए जाते हैं ये साधारण तरीके से बना लिए जाते हैं, साधारण बहुमत से बना लिए जाते हैं। नियम आदेश जो भी जारी किए जाते हैं वो साधारण बहुमत से भी जारी किए जा सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस वजह से संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। ये बात कही गोलकनाथ केस के। ये गोलकनाथ केस में विधि और संविधान संशोधन को एक मानने की वजह से ये संविधान संशोधन करना पड़ा। इस प्रकार से अनुच्छेद 13 में ये कुछ चीजें दे रखी हैं, यानी पहले से चली आ रही कोई विधि को विरोध करती है तो वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, जीरो शून्य मानी जाएगी वो। उसके बाद में कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो, राज्य ऐसी कोई विधियां नहीं बनाएगा। विधियां क्या हैं? ये जो आदेश जारी करते हैं, कानून बनाती है, नियम बनाते हैं, सारी क्या होती हैं? विधियां होती हैं। और उसके बाद में गोलकनाथ केस के तहत ये बता दिया गया कि विधियां और संविधान संशोधन एक ही होते हैं। इसका तोड़ निकालने के लिए, उसका कमजोर करने के लिए ये एक भाग, इसमें चौथा पॉइंट और जोड़ दिया गया है। अब इसमें कुछ सिद्धांत चलते हैं, जैसे एक तो होता है अधित्याग का सिद्धांत, एक होता है आच्छादन का सिद्धांत, एक होता है पृथक्करणीय का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। ये भी मूल अधिकारों के तहत ही पढ़े जाते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लें। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब क्या है? इसमें यह बताया गया, ये इन्हीं से संबंधित हैं तभी यहां बताए जा रहे हैं। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब यह है कि नया कानून ऊपर छा जाना। जैसे ये प्रवर्ती विधियां, पहले से जो चली आ रही विधियां हैं, वो यदि मूल अधिकारों का विरोध करती हैं तो मूल अधिकार उसके ऊपर छा जाएंगे, यानी मूल अधिकार ही दिखाई देंगे, वो विधियां गायब रहेगी पीछे। मूल अधिकार आगे रहेंगे, विधियां पीछे छुपी हुई रहेंगी, यानी मूल अधिकार ही वैलिड होंगे, विधियां वैलिड नहीं होंगी जो पहले से चली आ रही हैं और मूल अधिकारों का विरोध करती हैं। जैसे आच्छादन का मतलब होता है उसके ऊपर छा जाना। जैसे कारपेट होता है वो फर्श पे छा जाता है, तो कारपेट ही दिखाई देता है, फर्श दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो पहले से विधियां जो विरोध कर रही हैं मूल अधिकारों का, उसके ऊपर मूल अधिकार छा जाएंगे, ये विधियां शून्य हो जाएंगी। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। एक होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसका मतलब देखो, पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी कानून बनता है उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए एक कानून बना जिसके अंतर्गत 10 पॉइंट बने हुए हैं टोटल। अब 10 पॉइंटों में से बाकी पॉइंट तो ये मूल अधिकारों का विरोध नहीं करता है। ये पृथक्करण का सिद्धांत इस वर्तमान विधियां, यानी कोई राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा उसके लिए है। कोई विधि बना ली और सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कोई आदेश के तहत कोई दावा करने पर कि इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो मूल अधिकारों का विरोध करता है, तो कुछ अधिकार पॉइंट मान लीजिए दूसरा पॉइंट विरोध करता है, मूल अधिकारों का 5वां पॉइंट मान लीजिए विरोध करता है, तो दूसरा और 5वां पॉइंट को पृथक कर दिया जाएगा, दूसरे और 5वें पॉइंट को पृथक कर दिया जाएगा और बाकी अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। दूसरा और 5वां पॉइंट जो संविधान का ये मूल अधिकारों का विरोध करते हैं उनको अलग ही कर दिया जाएगा, बाकी संविधान को लागू मान लिया जाएगा, बाकी ये अधिनियम को। इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी अच्छी चीजों को अलग कर लेना और खराब चीजों को हटा देना, इसको पृथक करना बोलते हैं।
तो अच्छी चीज़ें कैसे, जैसे संविधान में जो मूल अधिकारों का विरोध नहीं करते हैं वो पॉइंट अलग अच्छे हैं, उनको अलग कर लिया, जो विरोध करते हैं उनको अलग कर दिया, जो विरोध नहीं करते हैं उनको लागू कर दिया। इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। एक आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं तो मूल अधिकार मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो मूल अधिकारों की जरूरत ही नहीं है। किस प्रकार से, जैसे आर्टिकल में दिया हुआ है 21 में कि प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्राण व देह की स्वतंत्रता, यानी किसी के व्यक्ति के प्राण नहीं छीने जाएंगे। अब कोई व्यक्ति बोल देगा कि नहीं मेरे को तो जीना ही नहीं है, मेरे को तो प्राण देने हैं, यानी मैं तो सुसाइड करूंगा, तो सुसाइड नहीं कर सकता कोई आदमी, यानी प्राण नहीं त्याग सकता। इस प्रकार से इसको बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि ये कोई गिफ्ट नहीं है कि मैं लूँ तो लूँ, नहीं लूँ तो नहीं लूँ, ऐसा नहीं है। ये जरूरी है, अधिकार होते हैं, वो अधिकार माने जाते हैं, गिफ्ट नहीं माने जाते हैं। तो गिफ्ट होता है उसको तो लेना या नहीं लेना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस अधित्याग का सिद्धांत बोलते हैं इसको। अब आते हैं कुछ वाद, कुछ केस हैं इसमें, इनकी ओर चर्चा कर लें। जैसे एक है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ, ये 1951 में। दूसरा था सज्जन सिंह वाद, सज्जन सिंह वर्सेज, ये आता है राजस्थान का, राजस्थान सरकार, ये आता है 1965 में। अगला आता है गोलखनाथवाद, गोलखनाथवाद वर्सेज पंजाब राज्य, यह आता है 1967 में। और अगला आता है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद वर्सेज, इसमें आता है केरल राज्य, यह आता है 1973 में। ये देखो इसमें क्या किया गया है, ये चार वाद हैं, ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ वाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में चेंज कर सकती है। मूल अधिकारों में चेंज कर सकती है का मतलब मूल अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन है वो विधि के तहत नहीं आता। आर्टिकल 13 में जो बताया हमने चर्चा की है, विधि शब्द किसके लिए है, तो जो नियम उपनियम है उनके लिए तो लागू है, लेकिन संविधान संशोधन है वो विधि नहीं होता है। इसके तहत संविधान ये मूल अधिकारों में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद में सज्जन सिंह वाद में भी यही निर्णय दिया गया कोर्ट के द्वारा कि मूल अधिकारों में चेंज किया जा सकता है। लेकिन गोलखनाथ पंजाब ये अलग है, ये मोस्ट है। गोलखनाथ पंजाब के एक मठाधीश हैं वैसे, हेनरी गोलखनाथ, इनके पास में एक पर्याप्त मात्रा में जमीन थी। तो जमीन का विवाद, देखो जमीन होती है संपत्ति, जमीन व्यक्ति की संपत्ति होती है और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में दिया हुआ है। पंजाब राज्य में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया। अब भूमि सुधार अधिनियम में एक नियम बना दिया गया कि इससे ज्यादा जमीन कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, किसी भी व्यक्ति के पास में इतने हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, भूमि सुधार अधिनियम के तहत। अब ये गोलखनाथ हैं, इनके पास में काफी जमीन थी, तो सरकार ने उनकी जमीन को छीन ली। तो अब ये दौड़ के पंजाब ये कोर्ट गए, तो उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ ये बात ठीक है, संपत्ति अधिकार है, लेकिन मूल अधिकारों में भी तो चेंज किया जा सकता है। तो गोलखनाथ ने जो 11 मजिस्ट्रेट थे, इसमें 11 न्यायाधीश, उनकी 11 न्यायाधीशों के बेस ने आदेश पलट दिया पूर्णतया। पहले बोल रहे थे मूल अधिकारों में चेंज किया जा सकता है, सज्जन सिंह में भी यही था, शंकरी प्रसाद में भी यही था। अब गोलखनाथवाद में ये बता दिया गया कोर्ट के द्वारा कि जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है वो भी क्या है, विधि है।
और विधि के तहत, किसी भी विधि के तहत ये मूल अधिकारों में चेंज नहीं किया जा सकता। इसके आदेश के तहत मान लिया गया कि ये तो पवित्र हो गया, मूल अधिकार तो बहुत ज्यादा पवित्र हो गए। गोलकनाथवाद में यह मान लिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता किसी के नियम के तहत। तो इस वजह से वो नया पॉइंट जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में केशवानंद भारती, ये बड़ा केस ये है, ये 13 न्यायाधीश थे इसमें। ये है केरल राज्य का जो विवाद है, गोलकनाथ वैसा ही विवाद केरल राज्य के साथ में इन केशवानंद का था। उनकी भी जमीन केरल भूमि सुधार अधिनियम के तहत चली गई थी। तो इस केस में आदेश दिया गया कि सरकार होती है मूल अधिकारों में चेंज कर सकती है, संसद किसी भी मूल अधिकार या किसी भी भाग में चेंज कर सकती है। क्या आदेश दिया कि संविधान संशोधन किसी भी भाग में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक भाग में संविधान संशोधन नहीं होगा, मूल अधिकारों का संशोधन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। केशवानंद भारती ने निर्णय दिया इस वाद में, मजिस्ट्रेट ने, कि भारत का जो संविधान है उसमें किसी भी भाग में संसद चेंज कर सकती है, केवल मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। किस में चेंज नहीं कर सकती? मूल ढांचे में चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी संविधान के किसी भी भाग में चेंज किया जा सकता है। तो मूल ढांचा क्या होता है? मूल ढांचे का मतलब हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे एक गाड़ी के मेन स्ट्रक्चर जिसको चेसिस बोलते हैं, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी बॉडी में चेंज कर लो चाहे। तो इस प्रकार से ये केशवानंद भारती केस के बाद में ये निर्णय हो गया कि संसद होती है वो किसी भी भाग में चेंज कर सकती है, प्रस्तावना में भी चेंज हो सकता है, मूल अधिकारों में भी चेंज हो सकता है, और भी किसी भी भाग में चेंज किया जा सकता है। शर्त एक ही है कि मूल ढांचा बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे लोकतंत्र है वो मूल ढांचा है, समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है, ऐसे बातें मूल ढांचे में आती हैं और समय समय पर ये मूल ढांचा बताते रहेंगे। इस प्रकार से ये मूल ढांचे की धारणा शुरू हुई। अब हमने बातें कर ली हैं आर्टिकल 12 की, आर्टिकल 13 की। क्या बातें कर ली हैं? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात कर ली। राज्य क्या होता है, जिसमें संसद है, स्थानीय प्राधिकारी हैं, ये सारे हो गए, राज्य की विधानसभा है, सरकारें हैं। 13 में वो विधियां जो राज्य के मूल अधिकारों को कम करती हैं, इसकी चर्चा कर ली। अब क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आर्टिकल 14 की हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।